कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के बारे में, तो जेनेटिक्स का हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोगों ने जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर थे वो हमने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने हीमोफीलिया के बारे में देखा और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखा। जो दो डिजीज और बचती है यहाँ पे, उन दो डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये दो डिजीज है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रैक्ट के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी जो रिसेसिव कैरेक्टर था उसमें वो डिजीज पाई जा रही थी। तो यहाँ पे भी हम लोग को देखना है कि हम लोग देखते हैं कि जो भी ट्रैक्ट बनता है एक, उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। ठीक है, जो पेयर बनता है एक, आपको समझ में आ रहा होगा कि 46 क्रोमोसोम है, उसमें 23 का जो पेयर है उसमें एक कैरेक्टर है वो रिसेसिव होता है और एक कैरेक्टर क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो ये डिजीज भी डोमिनेंट वाले में नहीं होके रिसेसिव वाले में होती है, और सेक्स लिंक्ड वाले भी हम लोगों ने दोनों रिसेसिव में देखी। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका आपको क्रोमोसोमल नंबर है कि सिकल सेल एनीमिया की जो डिजीज है उसका जो क्रोमोसोमल नंबर है वो आपको याद रखना है 11, क्रोमोसोम नंबर 11। आप डायरेक्ट याद करते जाइए, दोनों में आपको साथ में समझा देती हूँ। और आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए जो लर्न करना है वो करना है क्रोमोसोम नंबर 12। मतलब कि इसकी जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट होगी, क्रोमोसोम नंबर 12 पे, और इसकी जो जीन है वो प्रेजेंट होगी क्रोमोसोम नंबर 11 में। अब सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या है? सिकल सेल एनीमिया सबसे फेमस क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछी जाने वाली डिजीज होती है, क्योंकि इसका यहाँ पे कंप्लीट पूछ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया जो डिजीज है उसके अंदर आपको केस स्टडी दे देंगे, उसके बारे में आपको समझाना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ पे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है वो लिए हुए होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल की जो आरबीसी की शेप होती है वो आप लोगों ने पढ़ी है, वो बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, तो बाइकॉनकेव आरबीसी है वो नॉर्मल इंडिविजुअल में होती है, लेकिन यही आरबीसी है यदि इसकी शेप है वो सिकल शेप्ड हो जाए। सिकल शेप्ड का मतलब हो गया कि एक जो इस तरह से, मतलब इस तरह से जो मतलब एक चांद की जैसी आकृति की है ना, एक औजार होता है जिसको हम सिकल बोलते हैं, जिससे मतलब बाजरा वगैरह काटने के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका नाम होता है सिकल। तो सिकल शेप्ड का मतलब कि इनकी शेप कैसी हो जाएगी, ऐसे हाफ सेमी सर्कल जो होता है उस सेमी सर्कल जैसी इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है, अब वो होता किसके कारण है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन ए, आपकी बुक में हीमोग्लोबिन बी करके लिख रखा है, तो हीमोग्लोबिन ए जीन है वो कौन से नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होती है। अब वो जीन क्या काम करती है, वो जीन काम करती है कि डीएनए बन रहा है, और डीएनए के साथ में आपको ध्यान में डीएनए से एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस है, और डीएनए का सीक्वेंस मैं आपको अच्छे से समझा चुकी, उस डीएनए के सीक्वेंस में यहाँ पे जीएजी, मतलब कि मैं आपको एक स्ट्रैंड दूं जीएजी, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि इसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड बनेगा उसमें क्या बनेगा, जी के ऑपोजिट बनेगा सी, और ए के ऑपोजिट टी, और जी के ऑपोजिट यहाँ पे सी बनेगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई हुई है। इतना बनने के बाद में हम बात करें कि हमें इसी स्ट्रैंड पे, मतलब ये जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, इस नीचे वाले स्ट्रैंड पे हम लोगों को क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है। ठीक है, यदि आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ रखा है कि किस टाइप से डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। या आपने जेनेटिक कोड आप लोगों के 12th चैप्टर में लास्ट ईयर था, तो आप लोगों ने ध्यान में रख रखा होगा। यदि नहीं पढ़ रखा तो मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें समझा दूंगी। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि भाई कोई भी प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है, एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। उन एमिनो एसिड के कोड को लाने का काम है वो किसका होता है, एमआरएनए का, मैसेंजर जो आरएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीटीसी है इसमें यहाँ पे बनेगा वापस जी, ए और जी। तो यहाँ पे जो एमआरएनए बनने वाला था वो कौन सा बनने वाला था, जी, जो मैंने यहाँ लिखा है कि 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन। अब ये जो बीटा चेन वगैरह है, जैसे हम 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, तो हम यहाँ पे हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर नहीं देख रहे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ लर्न करना है कि जो बीटा चेन की 6th पोजीशन है उस 6th पोजीशन पे होना तो क्या चाहिए था, जी, मतलब जो मैसेंजर आरएनए वो मैसेज किसका लेके आने वाला था,
GAG, और इस कोडॉन पे ट्रांसफर जो हमारे tRNA होता है, जो ट्रांसफर RNA होता है, वो ट्रांसफर RNA एक एमिनो एसिड लेके आने वाला था, उसका नाम क्या था, ग्लूटेनिक एसिड। ये तो हमारी नॉर्मल पोजीशन है। यदि नॉर्मल पोजीशन पे यहाँ पे 6 पोजीशन पे क्या होगा, ग्लूटेनिक एसिड आता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो आरबीसी होगी वो कैसी होती, बाई कॉन्केव होगी। लेकिन इसमें म्यूटेशन आ गया, और म्यूटेशन भी कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन। अब नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन कैसा है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब हो गया, जैसे हम बोले कि पूरा कंप्लीट म्यूटेशन नहीं हो रहा, मतलब कंप्लीट पूरी की पूरी जो चेन है या पूरी श्रृंखला है वो चेंज नहीं हो रही, एक छोटी सी जगह चेंज हुआ। एक छोटी सी जगह का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे GAG था, वहां पे क्या हो गया, GTG हो गया। ठीक है, GTG चेंज होते ही यहाँ पे नीचे चेंज हो गया CAC। आपको समझ में आ रहा होगा, T के अगेंस्ट कौन आके जुड़ेगा, A जुड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे A जुड़ा तो mRNA में थायमिन तो होता नहीं है, जो RNA होता है, RNA में थायमिन को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, यूरेसिल से। तो यहाँ पे T की जगह क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। तो GUG ये किसको कोडॉन करेगा, ये वेलिन को कोडॉन करने वाला रहेगा। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेलिन आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होने से यहाँ पे 11th क्रोमोसोम की जीन जो आरबीसी को राउंड बना रही थी, वो राउंड नहीं बना के, हीमोग्लोबिन ए जीन नहीं बना के, वो क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन एस जीन बना देती है। और यही यहाँ पे रीजन है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इसका रीजन जो है। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एन अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन कॉल्ड हीमोग्लोबिन एस, कि भाई हीमोग्लोबिन एस नाम से एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रही है, उसके कारण यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए इरिथ्रोसाइट्स बिकम सिकल सेल हो गया, कि भाई जो आरबीसी है, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, वो कैसी हो जाती है, सिकल सेप्ड हो जाती है। और सिकल सेप्ड होने के कारण क्या होती है, इसमें जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है वो कैसी हो जाती है, लो हो जाती है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे हमें ध्यान में है कि एक क्रोमोसोम पे हमारे पास में 2 जीन है, एक डोमिनेंट है और रिसेसिव है। ये वाला जो फैक्टर चेंज हुआ है वो किस पे चेंज हुआ है, रिसेसिव पे हुआ है। तो मतलब ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर तो हो गया, मतलब हाफ नंबर है वो किसके रहेंगे, बाइकॉन्केव आरबीसी के, और हाफ नंबर इसके सिकल सेल के रहेंगे। और जिस तरह से हम बात करें कि जो आरबीसी है, आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, 120 डेज। ठीक है, देन वो स्प्लीन प्लीहा में जाके क्या हो जाती है, अपना सुसाइड कर लेती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को देखना है कि जो सिकल सेल, यहाँ पे सिकल सेल जो रहेगी उसका जो लाइफ स्पैन है वो 10 to 12 डेज ही होता है, जो 120 और 120 का जस्ट मतलब 10 गुना कम कर दिया उसका, जस्ट कितना रहा हमारे पास में, 10 to 12 डेज ही रहा। ठीक है, उसके बाद में इसमें जो एक जो बात लिखी वो ये है कि इट इज ए क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों बोला, इसमें क्वालिटी क्या है, तो इसकी क्वालिटी आपको ध्यान में रखनी है कि द मलेरिया पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव इन सिकल सेल। इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको मलेरिया भी अच्छे से पढ़ाऊंगी, मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है। तो मलेरिया क्या करती है, लीवर को इफेक्ट करती है, उसके बाद में हमारी आरबीसी है उसको डैमेज करने का काम करती है। लेकिन आरबीसी हमारे पास में ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो उसको और क्या डैमेज करेगा। ठीक है, तो मलेरिया पैरासाइट इसमें नहीं रह सकता। मतलब ये पूछते हैं कि भाई सिकल सेल एनीमिया वाली जो जीन जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको कौन सा रोग नहीं होता, तो कौन सा रोग नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है सच हीमोग्लोबिन कांट ट्रांसफर्ड ऑक्सीजन, ऐसी हीमोग्लोबिन है वो जो ऑक्सीजन है उसका प्रॉपरली जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ट्रांसफर नहीं कर पाती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यदि नॉर्मल जीन के बारे में बात करूँ कि नॉर्मल जो रहेगा तो हीमोग्लोबिन ए, ठीक है, ये हमारे पास में नॉर्मल जीन है। उसके बाद हम बात करूँ ये जो डोमिनेंट है उसको मैं हीमोग्लोबिन ए रहने दूँ, और जो यहाँ पे रिसेसिव है उसको हीमोग्लोबिन एस कर दूँ। तो ये रिसेसिव कैरेक्टर हो गया इसका। अब रिसेसिव कैरेक्टर होने के कारण ये सिकल सेल ट्रैक्ट जिसको बोल रहे हैं, ये और एक कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। उधर ऊपर कैसा था, होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन में था, और ये हेटेरोजाइगस हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे ये दोनों ही जीन कैसे कर दूं, यहाँ पे ये मैं होमोजाइगस कर दूं, मतलब हीमोग्लोबिन एस, तो इसका जीना पॉसिबल नहीं है, इसका ये क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम पेरेंट्स की बात करें कि दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स दोनों कैसे हो, यहाँ पे कैरियर हो, मतलब एक
एक जीन रख रहे हो, ठीक है, हेटेरोजाइगस है दोनों, उनमें आप जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी, उन ऑफ स्प्रिंग्स में हम देखते हैं वो जैसे केस स्टडी पढ़ी थी ना हमने, उसी टाइप से केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन ए मतलब जो ऑफ स्प्रिंग होगी, जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। उसके बाद में यहाँ पे ये दोनों हेटेरोजाइगस है तो वो नॉर्मली सर्वाइव करेंगे, आगे वाली जनरेशन के लिए वो किसका काम कर रहे हैं, कैरियर का काम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि लास्ट जो हमारे पास में ऑफ स्प्रिंग बन रही है हीमोग्लोबिन एस जो होमोजाइगस है, तो श्योर इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सिकल सेल एनीमिया है वो अच्छे से ध्यान में रखना है। आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीटली आपकी बुक में दे रखा है, तो आप उतना भी याद रखेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया है वो भी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन है, मतलब ये भी म्यूटेशन के कारण हो रही है। ये डिजीज भी किसके कारण हो रही थी, म्यूटेशन के कारण, लेकिन कौन सा म्यूटेशन था, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि लीवर में प्रेजेंट, लीवर में एक एंजाइम फॉर्म होता है, लीवर के हमने बहुत सारे काम देखे थे, उसी टाइप से लीवर में एक और एंजाइम बनता है, उसका नाम क्या है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब ये एक नाम याद रख लिया तो ये पूरी डिजीज याद रह जाएगी। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है वो बनाता है लीवर, लेकिन इन केस यहाँ पे क्या हो कि 12th क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेशन हो जाए और इस एंजाइम को बनाने वाली जो सेल्स हैं उनमें कमी आ जाए, मतलब इनमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, जो उपापचय क्रियाएं हो रही है, तो उसमें जो फिनाइल एलेनिन बन रहा है, फिनाइल एलेनिन है वो इस एंजाइम के थ्रू यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन एमिनो एसिड में, लेकिन इसकी कमी है तो ये टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड है, जो रक्त है और जो हमारा लिम्फ बोलते हैं हम, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड है, उसमें किसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, फिनाइल एलेनिन की। तो फिनाइल एलेनिन की क्वांटिटी यहाँ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इसके इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे जो रिजल्ट रहने वाले हैं वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट देखिए कि फिनाइल एलेनिन है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में, और ये जो अदर डेरिवेटिव्स बने और किस में बने, हमारे ब्लड में बने, और इसमें बॉडी जो भी टिश्यू फ्लूइड्स है उसके अंदर बन चुके। अब ये जो ब्लड में टिश्यू फ्लूइड में बने हैं तो ये घूम फिर के कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन तक भी जाएंगे। अब यदि ये ब्लड ब्रेन तक जा रहा है तो मेंटल डिसऑर्डर करेगा, हमारे ब्रेन को साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि मसल्स, हमारी जो पाँव के मसल्स होते हैं उन पाँव की मसल्स में भी ये डिफेक्ट करेगा, और डिफेक्ट करने से जो भी बच्चे होंगे वो ऐसे मतलब टेढ़े मेढ़े से चलेंगे, सीधे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में भाई ये सारे का सारा केस तो कहीं और का ही चल रहा है, इसका नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों दिया, तो कीटोन्यूरिया इसलिए दिया कि जो फिनाइल एलेनिन है इसको किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब रीएब्जॉर्ब करती है ना जो नेफ्रॉन, वो इसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, और ये यूरिन के साथ में क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। तो एक्सक्रीट होने के कारण इसका नाम क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इस टाइप से आपको ये दोनों डिजीज है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है, इनसे डायरेक्ट 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ में, इसी टॉपिक के साथ में आपका जो जेनेटिक्स टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएंगे। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, पढ़िए। थैंक यू।